जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ हम एक दफ़ा फिर आए हैं और मेरे साथ हस्बे मामूल हैं सादिक महमूद मलिक साहब, और हमारे साथ आज ज्वाइन किया है डॉक्टर जावेद अकबर साहब ने। मलिक साहब क्या हाल वाल हैं? डॉक्टर साहब क्या हाल वाल हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नाजरीन, आज जो है ना हम एक थोड़े से जरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आज हम बात कर रहे हैं, और आज हम बात कर रहे हैं फियर ऑफ डेथ, यानी मौत का खौफ, और इसके अलावा फियर ऑफ अननोन, अनदेखा अनजाना खौफ। बिहेवियर साइंटिस्ट ये कहते हैं कि किसी भी खौफ की 4 स्टेजेस होती हैं। पहला, वो वसवसा, वो इमेजिनेशन, जिसके नतीजे में आपके जहन में ये आना शुरू होता है कि हमने ये इस तरह होगा तो ये होगा, उस तरह होगा तो ये होगा। दूसरे स्टेज के अंदर उस फियर को आप अपनी नजरों के सामने खुद देखते हैं, और उस वक्त ना सिर्फ आपकी वो सारी इमेजिनेशंस रिकॉल होती हैं, जो आपके वसवसे हैं, जो आपके ओहाम हैं, वो सारे के सारे रिकॉल होते हैं, बल्कि उसका असर आपकी जिस्म के ऊपर भी और बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी पड़ता है। तीसरी स्टेज के अंदर पैरालिसिस या एक्सेलरेशन का जो है फेज आता है, जिसमें या तो अपने आप जब आप उस फियर को देखते हैं, उस खौफ को अपने सामने देखते हैं, तो या तो आपके औसान आपके खता हो जाते हैं और आप कहते हैं लाशऊरी तौर पे कि ये फौरी तौर पे यहां इस वक्त मैं इस फेज से निकल जाऊं, या फिर एक्सेलरेशन का फेज होता है कि आप जल्दबाजी के अंदर या लाशऊरी तौर पे आपकी जो बॉडी है वो इस तरह से रिएक्ट करती है, जो कि बाज केसेस में एक उससे भी बड़ी गलती जो है उसका सामना हो सकता है, या आप उससे बाल बाल बचते हैं। और चौथे केस के अंदर चौथे स्टेज होती है मेमोरीज की, जहां पर वो तमाम जो चीजें आपने देखी हैं, आपने उस वक्त स्पेसिफिक वक्त में आपने जो महसूस की हैं, वो आपकी याद में रह जाती है, और वो कभी कभी जो है वो आपके सामने बार बार जो है वो आने की कोशिश कर रही होती। इसी के ऊपर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ये जो फियर ऑफ डेथ है, इसे कैसे कोप किया जा सकता है। ये क्या हकीकत में भी इसकी कुछ उसकी कोई वो है कॉन्क्रीट, उसके जो है वो कोई इम्पैक्ट पड़ता है पर्सनैलिटी के ऊपर? तो इसके ऊपर हम आज बात करते हैं। सबसे पहले मलिक साहब, हम आपसे जो है गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमने बहुत अरसा पहले इस चीज की मिथ हमने ब्रेक करने की कोशिश की कि एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड और ये जितने भी जो मख्फी अलूम हैं, वो तो एक तरफ, इवन के पामिस्ट्री जैसा जो प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी हम मौत की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। और हमने लोगों को ये इस सुपरस्टिशन से निकालने की कोशिश की कि ये एक इंतहाई जो है एक भयानक मजाक है लोगों के साथ, कि लोगों को ये बताया जाए कि मौत की प्रिडिक्शन की जा सकती है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, इस चीज के हवाले से? माइक मालिक साहब अस्सलाम एक मिनट। वालेकुम। जी। मेरे तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, इस पर मैंने बहुत लिखा, आपके साथ जितने भी शो किए, इस बात पर बेतहाशा बहस की। सिंपल सी बात है कि हाथ पर चंद एक वजह मौत की अलामत पाई जाती हैं। मौत कब आएगी इसके बारे में अगर कोई भी शख्स पेशगोई करता है, तो अभी तक के इल्म के मुताबिक वो बहुत ही ज्यादा गैर मामूली तौर पर तोहम परस्ती का शिकार करता है और खुद भी तोहम परस्ती का शिकार है। ओके। आगे चलकर चूंकि मुस्तकबिल के हवाले से क्या क्या रिसर्च वर्क आ सकता है, कहना बहुत मुश्किल है। अगर आने वाले वक्त में जिस तरह एक डॉक्टर कहता है कि इस पेशेंट को 2 माह जिंदा रहने का पता चलता है, कभी वो 2 माह के बाद चला जाता है और कभी 10 साल भी जिंदा रह सकता है। तो यहाँ तो 2 माह की भी प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। सिर्फ वजह मौत की चंद एक अलामत हैं। लफ्ज मैं बार बार कह रहा हूँ कि चंद एक अलामत हैं। अगर कोई पामिस्ट हाथ देखकर कहता है कि आपकी किसी की मौत कब होगी, तो वो बहुत ज्यादा ज्यादती वाला काम कर रहा है। वल्लाह अलम बिस्वाब। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब ये बताइएगा
कि ये कुछ लोगों को अक्सर ये खौफ अचानक आता है, ये क्या अचानक आता है या इसके पीछे कोई वजह होती है, और अगर ये जो है वो प्रोलॉन्ग कर जाता है तो इसके क्या इम्पैक्ट पड़ता है पर्सनालिटी के ऊपर? देखिए, जहाँ तक अगर हम खौफ की बात करें तो खौफ जो हमारे बुनियादी जज्बात है ना, जिसमें आप कह लगे कि गुस्सा है या उदासी है या खुशी है, उसमें से एक ये वाला भी जज्बा है आपका खौफ। सो दैट्स बेसिक इमोशंस हैं आपके, उसमें से एक है। ओके। और इसके बारे में इवन इस हद तक कहा गया है कि जो भी ये इंसान जात है उसका तकरीबन बिल्कुल शुरू का और स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन जो है वो ये खौफ कहा गया है। ओके। अब ये खौफ जो है, जब हम ये कहते हैं कि ये हमारा इंसान का बुनियादी जज्बा है, तो अगर नॉर्मल आपका इमोशन है तो दैट्स क्वाइट नॉर्मल कि आप इस तरीके से खौफ वाली कैफियत आए और खौफ वाली कैफियत चली जाए। जब भी आप किसी किस्म का थ्रेट, किसी किस्म का डेंजर, आप उसको अगर उसका सामना आप करते हैं, फिर वो चाहे इंसान हो या जानवर हो, वो खौफ की उस कैफियत से गुजरता है। और फिर जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में जिस तरीके से बताया कि वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, फिर वो स्टेजेस डिपेंड करती हैं उसकी याददाश्त के, उसकी मेमोरी और उसके एक्सपीरियंस, उसके तजुर्बात के बुनियाद पे। अगर हम इस चीज को सिर्फ इतना कह दें कि अगर दो मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात के, अगर हम किसी भी किस्म के खौफ से हम सामना हमारा होता है, तो या तो हम उसका मुकाबला करते हैं, या हम भाग खड़े होते हैं, या हम बिल्कुल जैसे फ्रीज हो जाते हैं कि हमसे कुछ भी नहीं हो रहा। ये तीन आप बुनियादी तौर पे अगर हम ये किस तरीके से कह दें। अब किसी के माजी में किस तरह का तजुर्बा खौफ का होके गुजरा है, वो याददाश्त, वो उसके मेमोरीज, और अभी फिर दोबारा अगर इस तरह की कोई ऐसी चीज होती है तो फिर उसी हिसाब से इंसान का रिस्पॉन्स होता है। तो अगर आपके मामलाते जिंदगी मुतासिर नहीं होते हैं, आपको ये ऐसी कैफियत आती है और आप मुकाबला करते हैं, क्योंकि जहनी सेहत इसी का ही नाम है ना, कि आप रोजमर्रा के जो भी मामलात होते हैं उसका मुकाबला आप कर सकें। तो वो अगर फियर या वो खौफ थोड़ी देर के लिए है, आर्जी है, और वो खत्म हो जाता है, आपके अंदर इतना कुव्वत मुदाफियत है कि आप उसका मुकाबला कर सकते हैं, तो फिर वो उमूमन किसी किस्म की बीमारी का शिकार नहीं होता इंसान, और उसका मुकाबला कर लेता है और आगे चल जाता है। अदरवाइज है कि अगर वो चीजें बहुत ज्यादा देर तक रहती हैं, या वो किसी और भी मसाइल का शिकार पहले से मौजूद है, तो फिर जरूर बहुत सी बीमारियां ऐसी खौफ की हैं जिसमें मुब्तला होने के खदशात हो। बिल्कुल सही। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक तो हो गया कि हमने ये बात की कि मौत का जो वक्त है वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जब हम बात करते हैं कुछ साइकोलॉजिकल मसले मसाइल की, उसमें ये जो ओहाम होते हैं, ये इस तरह के जो अनजाने खौफ होते हैं, ये तो हम हाथ से पढ़ सकते हैं। क्या इसका ताल्लुक यासियत पसंदी से है, मायूसकुन तबीयत से जो है इसका लेना देना है, या ये प्योरली एक जो है वो ज़हनी जो है वो कैफियत का नाम है? ये यूं करके हाथ सामने से गुजर जाए ना जी, तो पता चल जाता है कि बंदा साइको पेशेंट है या नहीं है। नंबर 1, बिल्कुल सही। दुनिया में कोई भी इंसान, मैं लाखों के एतबार से हाथ देख चुका, टेंशन फ्री नहीं है। ओके। जब हम खौफ की बात करते हैं तो इंसान के अंदर अगर खौफ का ना होना पाया जाए तो वो फिर दरिंदा सिफ्त हो जाता है, इंसानियत से बाहर निकल जाता है। बिल्कुल सही। जिन हाथों को हम पढ़ते हैं कि इनके अंदर खौफ मौजूद नहीं है, तो हम उसे एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, दरिंदा सिफ्त हाथ। इसका मतलब है कि खौफ बुनियादी तौर पर इतना बुरा नहीं। खौफ को हदूदो क़यूद में रखने के लिए दुनिया भर में लॉज बनते हैं। खौफ खत्म करने के लिए कभी भी लॉज नहीं बनते। खौफ फ्री मुआशरा जो है उसको बनाने के लिए इंसान के अंदर पाया जाने वाला जो बहुत जरूरत से ज्यादा खौफ है उसको खत्म किया जाता है। टोटल खौफ खत्म हो जाए तो इंसान दरिंदा सिफ्त बन जाता है। जी
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब अगर किसी बंदे को एकदम जो है वो ये इस खौफ घेर लेता है, ठीक है, और ये फिर उसके साथ-साथ जो है वो ये चलता है, उसके काम में, उसके इवन रिलेशनशिप पे भी ये रिफ्लेक्ट होता है, उसकी पेरेंटिंग के ऊपर भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। वो कौन-सा पॉइंट होता है जहां पर इंसान को ये जो है वो डिसीजन ले लेना चाहिए कि अब उसको किसी प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प की उसको जरूरत है इस खौफ से निकलने के लिए? जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा सवाल है और पहले मैं मलिक साहब की बात की तायद करता चलूँ कि बिल्कुल अगर जैसे है कि आपके अंदर खौफ नहीं होता है और आप बिल्कुल ही किसी चीज़ को आप खौफ आपके ज़हन में नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल एक एनिमल इंस्टिंक्ट आपके अंदर फिर आना शुरू हो जाएँगे, बिल्कुल सही है। बिल्कुल अच्छा, सही। अब जो आपकी बात है वो मैं अगर मैं सही समझा हूँ तो देखिएगा कि जैसे अक्सर हम ये कहते हैं ना कि पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है एक इंसान की परवरिश में। और जैसे अक्सर बच्चे छोटे से बड़े हो रहे होते हैं तो उनके डिफरेंट तजुर्बात जो जो हो रहे होते हैं वो किस तरीके से बढ़ते हैं, क्या हम्म। करते हैं, हमारा पेरेंट का रोल किस किस्म का होता है उनके साथ, कोई काम अगर वो कर रहे होते हैं तो हम उसको कितना उसकी हौसला अफजाई कर रहे होते हैं या झड़क रहे होते हैं, अरे अरे इधर हाथ नहीं डालो, अरे अरे ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये गलत हो जाएगा, ये तुम बिला वजह और नुकसान हो जाएगा। हम्म। तो ये जो भी हम एक ये चीजें उसके समझ लें कि उसकी एक पर्सनालिटी में हम ये डालते चले जा रहे हैं शुरू से हम्म। ही, और जाने अनजाने वो सारी चीजें हो रही होती हैं, लेकिन चूंकि हमें खुद नहीं पता होता है कि हम ये क्या करते चले जा रहे हैं हम्म। और हमें लग रहा होता है कि हम उसको बचाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन वो जैसे कहता है ना कि शुरू के 7 साल आप बच्चे को छोड़ दें, उसको बच्चा वो खुद ही उस चीजों को लर्न करता रहता है और उसमें से चीजें वो सीखता है, आप सिर्फ सुपरवाइज करते चलें। लेकिन हम्म। कुछ एंक्शियस या एंजाइटी प्रोन वैसे ही वालिदैन होते हैं या बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाले जो होते हैं, तो उसमें फिर ये मसला होना शुरू हो जाता है कि फिर वो बच्चे की आगे जब बच्चे की पर्सनैलिटी बन चुकी होती है तो उसको कोई भी काम करने में एक फियर लगा होता है कि ये मैं करूं। हम्म। अनसर्टेनिटी उसके उस चीजों में आ जाती है कि पता नहीं ये मैं करूंगा सही होगा कि नहीं होगा, करना बिल्कुल। चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऑब्वियसली आपकी बचपन से ये मामलात जरूर उस पर्सनालिटी में आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जरूर मौरूसियत भी अपना रोल प्ले करती है। अगर किसी के खानदान में वालिदैन में से किसी को इस तरह की कोई तकलीफ है तो ज्यादा चांसेस होते हैं इस तरह की नफ्सियात की कोई भी बीमारी होने का। हम्म। हम्म। अब आप बड़े होते हैं और आप अगर इस किस्म की किसी भी किस्म की खौफ की जो मोटी मोटी बीमारियां हैं, जिसमें कुछ जिसको पैनिक डिसऑर्डर अक्सर कहते हैं, पैनिक हम्म। डिसऑर्डर वाली कैफियत में अचानक से अंदेशा एक अजीब सा खौफ आना शुरू हो जाता है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा हम्म। और कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मर ना जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए, और उसमें फौरन से दिल की धड़कन बढ़ना शुरू हो जाना, हाथों पैरों में कपकपी होना शुरू हो जाना, पसीने आना शुरू हो जाना, इस तरह की कैफियत होना शुरू हो जाती है। एंड इवन उसके साथ साथ कुछ कुछ लोगों को ऐसे भी खौफ होना शुरू हो जाते हैं कि मैं रश में अगर जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा, मैं निकल नहीं पाऊंगा। तो इस खौफ की वजह से वो इवन नमाज पढ़ने भी वो कहते हैं कि हम आगे वाली सफ में नहीं पढ़ेंगे, अगर कुछ हो गया तो फिर मैं निकलूंगा वहां से कैसे, मैं वहां से फंस जाऊंगा। तो वो बिल्कुल कोशिश सही। करते हैं पीछे 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 ही खड़े रहें। तो ये जब भी आप ये चीजें देखते हैं कि ये चीजें आपकी जिंदगी को मुतासर कर रहे हैं, आपके काम काज को मुतासर कर रहे हैं, बहुत से हम्म। लोग कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, हफ्ते में कभी महीने में कभी ऐसा हुआ तो कोई ऐसा मसला तो नहीं है, खैर है। तो वो इस डिनायल में होते हैं, वो अपने आप को इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि ये कोई बीमारी है। हम्म। तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जिंदगी आपको एक दफा मिली है, उसमें अगर आपका मयार जिंदगी अगर वैसा नहीं है, नॉर्मल नहीं है, ठीक नहीं है, तो उसको बेहतर करने की बहुत ज्यादा अशद जरूरत है। उस चीज को देखें और अगर इस तरह के मामलात अगर रोजमर्रा की जिंदगी के खराब हो रहे हैं तो आप जरूर रुजू करें। बिल्कुल सही। अच्छा मलिक साहब, हमने जब चमकते तारे हम लोग करते थे तो हमने बेशुमार ऐसे लोगों के हमने इंटरव्यूज किए जो कि अपनी कैरियर के हवाले से या अपने जो है वो कामकाज के हवाले से, जिनको हम कामयाब इंसान कह सकते थे उनको, उनके काम के हवाले से एक चीज जो है वो बहुत ज्यादा हम लोगों ने उस दौर में भी देखी, और इसके अलावा जब हम बायोग्राफीज पढ़ते हैं या हम लोगों के इंटरव्यूज देखते हैं कि एक बंदा अब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होने के बाद
वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की मंजिल तय करता जाता, सारे चैलेंजेस, सारे जो है वो हर्डल्स को क्रॉस करता हुआ अपनी जो डिजायर्ड जो जगह है गोल को वो अचीव कर लेता है, और वहां जाके वो उसको कोई चीज ट्रिगर करती है और वो एक खौफ के अंदर मुब्तला हो जाता है और वहीं पर ही वो कोलैप्स कर जाता है। या तो वो आगे मजहब का सहारा लेता है, या वो आगे ड्रग्स का सहारा लेता है, या कोई अननेचुरल और कोई सोर्स ऑफ जो है वो रिलैक्सेशन जो है वो ढूंढता है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? आपने तो बेशुमार इवन के सेलिब्रिटीज के हवाले से भी आपकी अक्सर बायोग्राफी के अंदर हमें चीजें मिलती हैं, कैसे जो है वो इसको आप पढ़ेंगे? नबील साहब, जब हाथों का मुतालिया करते हैं ना, तो जब लफ्ज सक्सेस स्टोरीज की बात करते हैं, नाकामी की तरफ से एक भी बात कामयाबी की तरफ जाने वाली सक्सेस स्टोरी का पता देती है। बिल्कुल ठीक। एक शख्स कामयाब तरीन हालात में अगर पैदा हुआ है तो उसको उतना ही मुश्किल है सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए, क्योंकि वो पहले ही ऐसे हालात में पैदा हुआ जहां पहले से ऑलरेडी सक्सेस स्टोरी बन चुकी थी। ठीक है। इंतहाई मुश्किल होता है उस आदमी के लिए जो आसूदा हालात में पैदा हो। गैर आसूदा हालात में पैदा होने वाले हमेशा सक्सेस स्टोरी बनाते हैं। पहले तो एक बात ये याद रख लीजिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तैप आ गई? जी जी बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। उसके 3 फेज हैं। पहले फेज में जब उसको समझ आ जाती है कि मेरी सक्सेस बनेगी किस तरह से और मैंने किस डगर पे जाके हिट करना है, उसका तयने मंजिल तय पा जाता है, तो ये उसकी पहली सक्सेस। ठीक है। उसके लिए वो फिर हर वो शख्स, हर वो ख्याल जो उससे मुताबिकत रखता है उसको वो दोस्त बनाता है, और जो उससे मुताबिकत नहीं रखता उसको वो दोस्त नहीं बनाता, जो उसके ब्रेन लाइन में पड़ा जाता है। तो वो बुनियादी तौर पर अगली सक्सेस पे चले जाता है। और जब इनके सबके कॉम्बिनेशन बन जाते हैं तो वो एक फिर बहुत बड़ा नाम किसी न किसी एक मखसूस हवाले से बनाने में कामयाब कामरान हो जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन ये जब उस गोल तक वो पहुंचता है, तो वहां जाके जो ये इसका एक जो ट्रिगर करता है, उसको जो खौफ जो ट्रिगर करता है, जहां पर और वहां पर वो कोलैप्स कर जाता है, उसके हवाले से जो है वो आप क्या कहते हैं? आप जिस तरह हमारे लॉलीवुड में बहुत सारी सेलिब्रिटीज थी बिल्कुल टॉप पे पहुंची, तो वहां पर वो कोई ना कुछ ऐसा ट्रिगर हुआ कि वो उनको समझ नहीं आई कि हुआ क्या, और वो पर्दा स्क्रीन से भी बहुत पीछे चले गए। क्रिकेटर्स हमने देखे कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो अपने बिल्कुल टॉप की उसके अंदर जो है पहुंचे, उन्होंने वहां पर जो है वो कोलैप्स हुए, उन्होंने मजहब का भी सहारा लिया, लेकिन आगे फिर उनका वो कैरियर उस तरह से शाइन नहीं जो है वो कर सका। ये क्या चीज जो है वो है, इसको आप कैसे पढ़ते हैं? एक बात याद रखिएगा कि किसी भी शख्स को अपनी औलाद से इज्जत करवाने के लिए भी उसका सखी होना बहुत जरूरी है। ठीक है। जो वालिदैन सखी नहीं होते उनकी औलाद भी इज्जत नहीं करती। दुनिया में जो सक्सेस स्टोरी बनाते हैं वो बाकायदगी से सखी होते हैं, और जो सखी नहीं होता वो तीसरी स्टेज पर जाकर डूब जाता है, जो मैंने हाथों से पढ़ा। वल्लाह आलम बिस्वाब। बिल्कुल ठीक, यही अंदर की जो है बात। एक बात नबील साहब, मैं सिर्फ आपकी ये बात पूछ लूं, जो आप कह रहे थे ना कि एक सर्टेन पीक पर पहुंच के फिर वो कामयाबी के, तो ये वैसे मेरे ख्याल में हम नहीं तय कर सकते, और वो भी नहीं कोई तय कर सकता कि उसने अपने लिए क्या सोचा हुआ है कि वही कामयाबी की वो बिल्कुल ऊपरी स्टेज थी या नहीं थी, या शायद उसके अंदर और भी जज्बा था आगे बढ़ने का, मजीद और भी करने का। ये तो हमें नहीं पता कि उसके हिसाब से वो क्या चीज थी, मतलब लेवल क्या रखी हुई थी। बाकी मालिक साहब की वो वाली बात बड़ी अच्छी थी कि जब आपके पास ऑलरेडी आप किसी कामयाब और अच्छे उस घर में आप होते हैं और आपने काफी चीजें देखी होती, तो आपके लिए एक आई वुड से कि टारगेट्स बड़े ऊंचे सेट किए होते हैं ऑलरेडी, और आपके लिए इतने ऊंचे टारगेट होते हैं कि आप बाज दफा हर कोई बच्चा उस तरीके का होता नहीं है
कि एक ही पेस पे सब भाग सकें। तो बिल्कुल बाज दफा कुछ बच्चों का वो जो टारगेट सेट किए होते हैं तो वो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि हम कैसे compete करेंगे एक स्टैंडर्ड जो सेट स्टैंडर्ड किए हुए हैं पेरेंट्स ने या किसी ने भी या फैमिली में किसी ने भी, तो उस स्टैंडर्ड की दौड़ में बाज दफा बड़ी मुश्किल हो जाती है और वहां रहनुमाई की बहुत सख्त जरूरत होती है कि आपको कामयाबी की आप डेफिनेशन उनको बताइए कि कामयाबी एट इन इटसेल्फ है क्या। जैसे वो कहते हैं ना कि बड़े दरख्त के नीचे जो है वो उसके बराबर में कोई छोटे मोटे और दरख्त, वो कभी भी पौधे जो है ना वो बड़े नहीं हो पाते क्योंकि उसका साया इतना ज्यादा होता है। बिल्कुल सही। और जो जिसके पास कुछ नहीं होता है उसके पास तो लाइक मैदान खुला है कि आप जाएं और अपना अपना रास्ता ये खुद ही, सबसे ऑल्दो बहुत मुश्किल होता है, ऐसा नहीं कि वो भी कोई बड़ा को आसान होता है कि अपना रास्ता आप नए सिरे से बनाते हैं, लेकिन एटलीस्ट उनके पास एक ओपन माइंड होता है और ओपन रास्ता होता है कि आप जहां तक जाएं कर सकें। जी मलिक साहब। जी मलिक साहब। मेरे लिए सबसे बड़ा मसला उस वक्त हुआ कि जब मैंने अपने बुजुर्गों से सुना कि ये बड़ के दरख्त के नीचे उन्होंने बोर्ड कहते सी पंजाबी कि बोर्ड दे थले बोर्ड पैदा नहीं होंगे। मैं कह जी बोर्ड नाल बोर्ड लगे तो मैं बेशुमार देखे। इसका मतलब है कि जब ये मेरी बात समझ में आई कि एक जहां बोर्ड का दरख्त है थोड़े से फासले से जाके एक और बोर्ड का दरख्त बन सकता है, तो इसका मतलब है मुझे उस बोर्ड से नहीं टकराना बल्कि अपना एक कदो कामत और तरीके से बनाना है। इसलिए ही मुझे एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना किसी बड़े घर में भी पैदा होने के बाद। ये एक बहुत बड़ा राह फरार है, बहुत बड़ा आसान सा मसला है नाकामी से निकल जाने का कि मैं कह दूं मेरा बाप बहुत कामयाब आदमी था, उसने कोई बुरा नहीं किया, बहुत बड़ा कामयाब आदमी था, मैं भी कामयाब आदमी बन सकता हूँ, सिर्फ मुझे बड़ का दरख्त बनना है, अपना तय्युन मंजिल करना, अगर मैं उसमें कामयाब हो गया तो अपने बाप से भी बड़ा आदमी बन सकता हूँ। वल्लाह अलम बिस्वाब। ये है ये अगर देखा जाए तो हाँ जी, हिस्ट्री के अंदर अगर आप पढ़े ना चंगेज खान को, तो उसको भी जो है वो यही था कि जी आगे आल औलाद जब भी जो है वो आगे जो है औलाद जो है वो उसी तरह की होगी, क्योंकि जिस तरह के सरदार उसके पास थे तो उनकी औलादें या तो वो खुद कत्ल कर देते थे कि जी उसकी लेगेसी से ऊपर ना जाए। लेकिन चंगेज खान ने अच्छा काम ये किया, उन्होंने इतने पूरी दुनिया के अंदर जो है वो फैला दिए सारे अपनी आल औलाद को कि वो वहां वहां अपनी अपनी फतूहात जो है वो करते रहे। तो ये तो देखिए ना, बड़ के दरख्त के साथ एक बड़ का दरख्त लग गया ना। जी जी, इस तरह से छोटा सा डॉक्टर साहब के साथ एक वाकया शेयर करूंगा। जी जी। डॉक्टर साहब मेरे साथ इस तरह से हुआ कि कराची से मैं निकला तो बोइंग ने टेक ऑफ किया। हम लोगों ने जाना था इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का पुराना एयरपोर्ट बहुत खतरनाक तरीन लैंडिंग के लिए था। मेरे साथ एमिरेट्स एयरलाइन की एक एयर होस्टेस बैठी हुई थी। इंतहाई मुश्किल तरीन वेदर में जहाज फंस गया लैंड करते वक्त। जब इंतहाई मुश्किल तरीन वेदर में फंसा है तो मेरे साथ बैठी हुई जो एयर होस्टेस थी उसकी और पूरे जहाज की चीखें और फिर विर्द, और मैं बड़ी तसल्ली से इस तरह से बैठा सारा कुछ देख रहा था, तो अल्लाह ने करम किया कि जहाज हादसे से बच गया। जैसे ही जहाज ने फिर दोबारा ऊपर उड़ान भरी, उड़ान भरने के बाद अपने महवर पे आया तो वो साथ बैठी हुई जो एयर होस्टेस थी मुझे कहने लगी कि तारुफ हो गया था रास्ते में कि मलिक साहब आपको खौफ नहीं आया कि हम मर चले हैं? मैंने कहा मुझे आया था, लेकिन मैंने सुना हुआ था कि जब जहाज क्रैश करता है ना तो विद इन अ सेकंड बंदा टुर जाता है। जब मैं कह जी क्रैश कर गया तो विद इन अ सेकंड टुर जावांगे, बड़ी आसान जी मौत है, कोई तकलीफ दे मौत नहीं। पहला तो मुझे ये ख्याल आया जिसने खौफ से मुझे निकाल दिया। बिल्कुल सही। और दूसरा ये था कि मैंने कहा कि अगर जिंदा बच गए ना तो ये मैं आज अपनी आंखों से देख रहा हूं कि हजरत इंसान मरने से पहले चीखता और चिल्लाता कितना है और कितनी अजियत फील करता है। आज भी जब मैं यूं करके कभी सोचता हूं ना तो हजरत इंसान जो मरने से पहले जितना कर्ब फील करता है और मौत से खौफ से डरता है ना, डॉक्टर साहब उस खौफ को आप बयान कर सकते हैं बहैसियत माहिर नफ्सियात कि मैंने इससे बड़ा दुनिया में खौफ नहीं देखा जो इंसानों के अंदर वो खौफ देखा था।
तो बिल्कुल बच गया तो फिर मैं उस खौफ की बात करके मजा लिया करूंगा कि हजरत इंसान मौत से कितना डरता है। मर गया तो मर गया। जी सर। अब आपने जैसे मलिक साहब, जैसे आपने अभी कहा ना कि जहाज जब क्रैश होता है तो लाइक सेकंड्स में सब चीज खत्म हो जाती है और कुछ भी नहीं होता। तो आपने एक एक तरीके से उस मौत के खौफ को एक तरीके से जैसे ना मजाक में, एक ह्यूमर में उसको जो है, उस एंजाइटी जो होती है उमूमन, उसको उसमें चैनलाइज कर दिया। एंड दैट्स रियली मतलब हर एक के बस की बात नहीं होती है। जैसे आपने कहा ना कि बाकी सब लोग चीखना चिल्लाना और उसमें लगे हुए थे जरूर सारी चीजों के ऊपर पे, तो आपका ये इस चीज का ऐसे कन्वर्ट कर देना, दैट शोज के आपके अंदरूनी तौर पे आपके आई वुड से क्या कहना चाहिए, आसाब आसाब इतने मजबूत हैं कि उस चीज को जो है आपने उस तरीके से कवर कर लिया। ये शायद इस तरह से था कि बिल्कुल सही। मैं वो अजियतनाक मौत से डरता हूँ। हाँ। आप दूसरा ये भी कह सकते हैं। तो मैंने कहा ये बड़ी आसान सी मौत आ रही है, तो अगर आती है तो आने दो। बिल्कुल मुमकिन अब है सही। ये आप मेरे अब लाशऊर ने लेकिन कमांड दी हो लेकिन शऊर को। लेकिन इसमें है कि अजियतनाक मौत किसको कहते हैं आप? अजियतनाक मौत के मैंने जब लोगों को देखा है कि वेंटिलेटर पर 3-3 महीने से पड़े हुए लोगों को देखा है, नंबर 1। किसी एक शख्सियत के बारे में कहा जा रहा है कि वो वेंटिलेटर पर पड़ी है, उनके वालिद साहब भी को 2 महीने पड़े रहे। मैंने लोगों को बड़े अरसे तक हालत बीमारी में देखा है, लागर होते देखा है। इतने मतलब मेरे जहन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो अब मुझे तो पता नहीं है कि मेरी मौत किस तरह से होगी, ये मेरा मालिक जानता है। लेकिन मेरे जहन में एक ये खौफ तो था ना, कि जिस खौफ ने उस वक्त मुझे खौफ से निकाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी इसी बात में नबील साहब की इजाजत के साथ इसका मतलब ये हुआ कि मौत के खौफ से ज्यादा ये जो दर्द की जो कैफियत होती है वो शायद हमें मजीद और परेशान करती है कि ये जो तजुर्बात हम जो देखते हुए आ रहे होते हैं कि ये किस तरीके से मौत का प्रोसेस किस तरीके इतना लंबा खिंच गया है और किस तरीके से चलता है, शायद वो चीजें बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। उनका खौफ जरा ज्यादा होता है कि डाइंग का जो प्रोसेस है वो ज्यादा होता है बजाय कि सिर्फ डेथ का। अच्छा, डॉक्टर साहब यहाँ पर एक बल्कि सवाल भी हमें हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त यासिर सोमरू साहब ने किया, जो कि चमकते तारे के बड़े एक कलीदी जो है वो थे, मेंबर थे। हम उनके बगैर टिके के नहीं थे जी, उनके जिस बगैर तरह से हमारी चाहते प्रेजेंटेशन थे अधूरी थी। अच्छा अच्छा जी, यासिर सोमरू साहब का एक क्वेश्चन है कि आजकल जो है इंफॉर्मेशन का दौर है, हर चीज के बारे में आपको इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है इंटरनेट के हवाले से और इस चीज के हवाले से, जो कि जरूरी नहीं कि सही भी हो। बंदा मिस इन्फॉर्म भी हो जाता है और बंदा डिसइन्फॉर्म भी हो जाता है। लेकिन जब बात आती है इस तरह के ओहाम की, जिसका और उसके ऊपर जब मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन का इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा पड़ता है, तो ऐसे हालात में इस तरह की जो डिसइन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन है, इसको अनलर्न कैसे किया जाए? अच्छा, ठीक है। देखें, बात ये होती है कि जो हमारा दिमाग है ना, जी। वो हमेशा फ्यूचर के लिए प्लानिंग करता रहता है, एंटिसिपेट करता रहता है। ओके। और वो एंटिसिपेशन के साथ साथ ही फिर वो आगे प्लान करता है कि डिफरेंट किस्म की जो जो चीजें होंगी उनके लिए मैं कैसे डिफेंसेस तैयार कर सकूं और उस सारी चीजों को हमवार लेके चल सकूं। बिल्कुल तो सही। ये तो ब्रेन का काम ही यही है कि वो हर चीज को, और साइंस इसको यही करती रहती है कि जिस चीज को सामने नजर आए, जिसका प्रूफ नजर आए, तुम उसको मानते चले जाओ और बाकी आगे चले जाओ। साइंस का इस तरीके से चलता आता है। बिल्कुल ठीक। तो बिल्कुल आप ठीक। आगे चले जाते हैं तो ऑब्वियसली आप जो सारी चीजें आप देख रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन तो आप एक्टिवली भी आपने रिसीव कर रहे होते हैं और पैसिवली भी जो चल रही होती है वो भी आपके दिमाग में जा रही होती है सारे तजुर्बात के बुनियाद पे। बिल्कुल सही। अब ये होता है कि हमेशा हमें कुछ तो मेमोरीज जो है ना वो हमारी वैसे ही दिमाग खत्म कर देता है, फिल्टर कर देता है आपको, वो लॉन्ग टर्म मेमोरीज में जाती ही नहीं है। ओके। ठीक है, तो वो तो बात वहीं खत्म हो जाती है कि ठीक है। आपको वो ट्रॉमेट, लेकिन जो चीजें रहती हैं उमूमन वो जो जैसे आपने पिछला इससे पहले जो सवाल किया था ना कि एक सर्टन लिमिट पे आके, इतनी कामयाबी पे आके कोई किस तरीके से ऐसे फेल कर जाता है, तो हर किस्म के खौफ का और हर एक इंसान जो है उसका लेवल अलग अलग किस्म का है। ओके। ठीक है, अब
वो बचपन में कुछ जो साइको एनालिटिकल जो थ्योरीज हैं, वो थ्योरीज ये कहती हैं कि आपको बचपन के जो भी हादसात होते हैं ट्रॉमेटिक किसी भी किस्म के, वो आपका दिमाग जो है वो उस वक्त किसी तरीके से रिप्रेस कर देता है, सप्रेस कर देता है, क्योंकि आप वो याददाश्त बार बार वो चीजें आप याद नहीं करना चाह रहे होते हैं। तो आपका वो आपके लाशऊर में चली जाती हैं और वो चीजें लेकिन गायब नहीं होती, क्योंकि वो इतनी शदीद ट्रॉमेटिक होती हैं कि वो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। ओके। लेकिन हम अपनी उस चीजों को सप्रेस करके बाकी मामलात जिंदगी में हम लग जाते हैं और हम चलते चले जाते हैं, उसके ऊपर दूसरी मेमोरी, जैसे हो गया ना, एक तय के ऊपर दूसरी तय आती चली जाती है, आती चली जाती है। अब एक कंस्ट्रक्ट अगर किसी भी इंसान का ये उसके उस मेन फ्रेम में उसके वो चीजें जमा हो गई। अब उस इवेंट के से रिलेटेड अगर किसी भी किस्म का फ्लैशबैक या किसी भी किस्म की मेमोरी उसको अगर बात की लाइफ में अगर सामने आती है, बी इट एट एनी लेवल, या अगर उस इंसान को उस वक्त किसी एक वक्त के दौरान बीच में कोई ऐसा वक्त आता है जहां उसके आसाब या उसका थ्रेशोल्ड पहुंच जाता है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स अगर एक साथ फिर आ जाते हैं, फाइनेंसेस हो, रिलेशंस के हो या किसी भी किस्म के हो, तो फिर आपकी पुरानी मेमोरीज भी ऊपर सरफेस पे आना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, चौथा स्टेज जो आ जाती है। बिल्कुल। तो जब वो सरफेस पे आती हैं तो फिर वो प्रॉब्लम खड़ी करती हैं। अब जो आपका सवाल था कि इस तरह की मेमोरीज जो होती हैं, चूंकि अक्सर हम सप्रेस करके चल रहे होते हैं, तो कुछ थेरेपीज जो होती हैं, साइकोथेरेपीज हैं, वो कुछ तरह साइकोथेरेपीज ये कहती हैं कि आप उन मेमोरीज का इलाज करवाएं, उनको निकलवाएं और उसको वापस से ठीक करवा के एज इफ के फिर दोबारा से उसको अब वापस लगवाएं। एक तो ये तरीका होता है कि बातचीत के जरिए से आप साइको एनालिटिकल साइकोथेरेपी के जरिए से ये सारी चीजें ठीक करवाएं। कुछ साइकोथेरेपी वाले कहते हैं, कुछ साइकोथेरेपी के जो स्कूल्स हैं वो कहते हैं कि आप ये इतनी शदीद तकलीफ दे जो मेमोरीज होती हैं, आप उसको ना निकलवाएं और आप उन चीजों को रहने दें, क्योंकि वो जितनी वापस सरफेस पे आएंगी उतना आपको और परेशान करेंगी, आपको मुश्किल होती चली जाएगी उन सारी चीजों को जितना 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 आप रिकॉल करते चले जाएंगे। तो इनका जो अभी की जो मॉडर्न साइकोथेरेपीज या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज जो हैं या माइंडफुलनेस जो टेक्निक्स हैं वो कहती हैं कि आप जो पुराना हुआ उसको दफा करें, आप सिर्फ आज में जिंदा रहें और पुरानी मेमोरीज को उसको सप्रेस ही रहने दें, और आप आज के माहौल को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, आज का दिन मेरा किस तरीके से मैं अच्छा कर सकता हूं, ताकि ये नेक्स्ट जब मैं दिन में जाऊं तो ये मेरी एक मेमोरी अच्छी बनी रहे कि आज का दिन मैंने एक अच्छा गुजारा। तो शायद इस तरीके से हम वो वाली मेमोरीज और वो सारी चीजों को खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा मलिक साहब, जी 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 कमेंट करें आप फिर हम। कुछ होते हैं वाकयात और कुछ होते हैं सानिहात। मैं एक वाकया भी और सानिया भी डॉक्टर साहब से शेयर करना चाहूंगा। जी प्लीज। मुल्तान से हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं रौफ खालिद। वीकेंड होता है जुमेरात वाले दिन, वो जब मैं कभी भी जाता हूँ मुल्तान तो वो बड़ी शानदार किस्म की जबरदस्त किस्म की पार्टियां करते हैं। तो 7-8-10 हज़ार रुपए का एक तलौर आता है, 8-10 तलौर मंगवाते हैं, दोस्तों को इकट्ठा करके बड़ी शानदार किस्म की एक गेट टुगेदर करते हैं। वीकेंड पे रखी हुई थी, मैं उनके पास हफ्ता 10 दिन 15 दिन जाके रहता हूँ। जब भी जाता हूँ मेरा ओके टिकट जुमे वाले दिन का था। जुमे रात को मैं सुबह उठाऊं, रात को वो हमने गेट टुगेदर करना होती है, उठा हूं तो मेरी तबीयत में इतनी डॉक्टर साहब बेचैनी पैदा हुई, आप सोच नहीं सकते। तो मैंने राव से कहा कि मैं लाहौर जाना चाहता हूं। आप अंदाजा करें मुझे लाहौर में कोई काम ही नहीं है, किसी के साथ मेरी कोई कमिटमेंट ही नहीं है, कोई मुझे ऐसी शिद्दत तलब भी नहीं है लाहौर से, बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं लाहौर जाना चाहता हूँ। वो मुझे कहने लगा भाई तेरी अकल काम कर रही है। मैंने कहा थोड़ी बहुत कर रही है, वो यही कर रही है कि मैंने लाहौर जाना है। वो कहता है अच्छा पागल आदमी है, शाम को सब दोस्तों को दावत दी है, तेरी वजह से सारे दोस्त आ रहे हैं और तूने लाहौर जाना। मैंने कहा जी देखें बात यह है कि 2 बजे जहाज निकलता है,
डेली 2 बजे जहाज निकलता है, आप मेहरबानी करें, मैंने जाना, चांस पे टिकट ओके, फारूक साहब ने, शायद सुन भी रहे हो प्रोग्राम, नहीं तो वो मेरी अक्सर वॉल पे आते हैं, ये सुन लेंगे और उनको पता है, वो इसकी बात करेंगे तो मजा आएगा आपको भी। सर राव साहब ने भेज दिया फारूक के साथ अपने बेटे के, और कहा कि इस तरह से लेके जाना है इसको कि जहाज निकल जाए। अब जब वो मुझे एयरपोर्ट लेके गए तो मैं काउंटर पे गया तो उन्होंने कहा जी कि बात यह है, सीट तो है लेकिन फ्लाइट क्लोज कर दी है हमने। मैं अब वहां खड़ा हूं तो ये सोच रहा हूं कि नहीं यार, ये तो बड़ी ज्यादती होगी, मुझे 2 मिनट देर हो गई थी, इतनी देर में शाह महमूद कुरैशी साहब आ गए। अच्छा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने हेलो हाय की, फिर उसके बाद पता चला जी कि सीटें 2 हैं, तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब आ गए थे तो जहाज का दरवाजा खुल सकता था दोबारा, लिहाजा खुल गया। हम जहाज पे चले गए। जब जहाज पे चले गए तो अगले दिन वाला जहाज गिर गया जिसमें मेरा टिकट ओके था, आज भी रिकॉर्ड पे है वो। मुल्तान का जो हादसा हुआ जहाज का, उस हादसे में उस दिन में जो टिकट था मेरा ओके टिकट था, और जो मैं रात वाले दिन मुझे क्यों बेचैनी लगी, जब जुमे को मैंने वहां देखा कि वो जहाज गिर गया है तो पता चला कि ये शायद बेचैनी इसकी थी कि मुझे अभी और जिंदा रहना है। अच्छा, ये तमाम चीजें जो है ना, कभी हम वाकयात और सानिहात के सिस्टम में देखते हैं डॉक्टर साहब, तो मैंने आपसे ये सवाल करना है जी कि अगर मैं अपने माजी की मेमोरी सारी डिलीट करता चला जाऊंगा तो फिर मुझे रेफरेंस और खुद को सिक्योर करने के बेशुमार जो वाकयात हैं वो भी डिलीट होते चले गए तो मैं तो बहुत ज्यादा खौफ का शिकार हो जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन हम यही बात कर रहे थे कि डिलीट आप वो चीजें नहीं करते हैं जिसकी बुनियाद पे आपको एक तहफ्फुज का एहसास होता है, कि वो एक तरीके की वो एक आई वुड से सिक्स्थ सेंस था, या आपकी जो है आपको उस वक्त जो महसूस एक तरीके का इशारा था, या वो जो बेचैनी सी इशारा हुई, नहीं, बेचैनी थी, कोई बेचैनी, चीज हाँ नहीं थी जी, बिल्कुल बगैर वजह बिल्कुल के, बिल्कुल, बगैर वजह के हाँ बेवकूफों की तरह मैं जाना चाहता हूँ, और वो भी मुझे हाँ पागलपन की हद तक कह रहे थे कि ये हाँ, बेवकूफ आदमी है, इसको ले जाओ और वो सही, जहाज चला जाएगा फिर वापस आ जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की मेमोरीज जो आपको एक अच्छा एहसास देती हैं, उनको तो कभी भी रिमूव नहीं किया जाता, लेकिन जो मजीद बेचैनी या खौफ का जो है ना एक रोल प्ले कर रही होती हैं, ट्रॉमेटिक मेमोरीज जो होती हैं, जो कि मुझे खुद पसंद नहीं होती हैं कि ये मेरे पास रहें, उसको हटाने के लिए फिर इस तरीके के, जैसे मिसाल के तौर पे बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको कोई अब्यूज की हिस्ट्री होती है, कोई फिजिकल अब्यूज बचपन में या सेक्सुअल अब्यूज की कोई हिस्ट्री होती है, तो उन हिसाब से भी वो भी काफी ट्रॉमेटिक होते हैं, बाद में उनको दूसरे लोगों पे भरोसा करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो इस तरह का कोई ऐसा इशू होता है, या अगर किसी के सामने किसी को कोई आई वुड से कि किसी करीबी का कोई इंतकाल या मार दिया जाता है, या कोई इस तरह की चीज होती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, तो उनके असरात जो है वो आपको पूरी जिंदगी रहते हैं, जो कि आपको आगे प्रोग्रेस करने नहीं दे रहे होते हैं समहाउ किसी किसी जगह पे, जिसकी वजह से फिर उसको निकालने की कोशिश की जाती बिल्कुल सही। अच्छा मलिक साहब, यहाँ पर मुझे एक चीज याद आती है कि एक साहब थे, एक बिजनेसमैन थे, उनका एक रोमांस था एक अजीबोगरीब किस्म का। वो ये था कि वो अक्सर जो है ये जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, कोई भी उनको कुछ अपना देखते थे, वो टीवी के ऊपर कोई एस्ट्रोलॉजर उनको नजर आया ना तो उसको बुला लेते थे खाने की दावत पे। तो अक्सर वो कहता था जनाब कि जी मुझे बताएं जी मैं मरूंगा कब। और वो अच्छा इसी के ऊपर ही वो बार बार बार, ये आप ही ने बल्कि मुझे ये किस्सा सुनाया था मुझे, कि वो जो है बार बार हर बार एक ही उनका सवाल होता था कि मैं मरूंगा कब। ये क्या रोमांस था, ये क्या चीज थी, उनको ये कोई ठरक था इस चीज का कि वो जानना चाह रहे थे कि वो मरेंगे कब? अच्छा, इस तरह से है कि हर शोबे में 2 नंबरी बहुत होती है। मिसाल के ओके। तौर पर एक आदमी उनके पास आता है हम्म और उसके बारे में उसे पहले
जिस तरह से वो सुमरो साहब ने सवाल पूछा ना, इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन, तो उनको डिसइंफॉर्मेशन दी गई, मतलब उसको आता जाता कुछ नहीं था, जिस तरह से हमने शुरू में कहा, तो उस बंदे ने उसको इस बात पर कायल कर लिया कि वो हर चीज के बारे में जानता है, और साथ ही बता दिया कि तुम उम्र के इस हिस्से में मर जाओगे। अब वो उस अपने खौफ को दूर करने के लिए मुस्तकबिल शनासी के उलूम व फनून के लोगों को बुला के तो सवालिया निशान बना के पैदा करता था, और फिर वो अपना खौफ दूर करना चाहता था। अच्छा, बिल्कुल। मैंने अभी इस बात को जारी रखना। जी 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 जी। आजकल एक नजूमी है, नाम नेहाद पामिस भी एक जमाने में रहा, उसने उसका हाथ देखकर उसको जब वहम का शिकार किया, तो साथ बहुत सारी चीजें, जिसका मैंने कहा ना कि चंद एक चीजें जो पता चल जाता है कि वजह मौत क्या होगी। अब उसकी बेगम के हाथ पर जो है वो बेवा होने की अलामत पाई जाती थी। अच्छा, ऐसी कोई अलामत होती है पामिस्ट्री के अंदर के बेवगी की या किस तरह की? या रंडवे की। अच्छा, ओके। अच्छा, यहाँ से कुछ टाइम फ्रेम भी बन जाता है। ओके। अच्छा, यहाँ एक बड़ा खौफनाक सी आपको मैं बात बताने जा रहा हूँ, इसलिए कि ये खौफनाक है और इसे इंतहाई खौफनाक तरीन बना दिया गया है। मैंने इस पर फिर बहुत एक्सपेरिमेंट किए। जब एक्सपेरिमेंट किए तो उसमें 50% लोग, औरतें या मर्द, रंडवे बेवा हुए और 50% नहीं हुए। और फिर उसके बाद जाकर मैंने उस अलामत को बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किया। ओके। एक्सरसाइज करने के बाद वो फिर हाथ की मैंने अशकाल जो है ना दोबारा नए सिरे से तरतीब दी। तरतीब देने के बाद फिर मुझे पता चला कि इसका रोमांस है क्या। देखा कि ब्रेन लाइन सीधी है तो यहाँ माली नुकसान होगा, मॉन्ट ऑफ मून में है तो फिर जिससे इश्क करता है वो चली जाएगी, वो बेगम जरूरी नहीं है। यानी एक टाइम पे बंदा बहुत सारे माशूक रख ले तो वो एक बच सकती है, वो खास वाली है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर मॉन्ट ऑफ वीनस अच्छा है तो आशिक मिजाज है, जो आपने कहा जी। अगर मरकरी अच्छा है तो इसका मतलब है उसकी प्लानिंग में सख्त किस्म के प्रॉब्लम्स आएंगे और वहां जाकर वो ठह जाएगा और वो एंजाइटी डिसऑर्डर होगा। उसकी मैंने 7-8 किस्म की इल्मी तौजीहात पर लिखी हैं, बाकायदा मेरी वेबसाइट पर भी पढ़ी हैं, और इस पर मैंने बेशुमार कॉलम भी लिखे। तो ये वो अलामत है जिसकी बुनियाद पर कहा जाता था कि ये बंदा मर जाएगा, और वक्त तो पहले मौत ने मारना तो नहीं होता पर रोल देंदा खौफ। और वो नाम निहाद लोग जिहड़े मुस्तकबिल शनासी के अलूम व फनून से मुतल्लिक है, और वो इस किस्म की बातें करते हैं जो खौफ में मुब्तला कर देती हैं, और उन्हें पता नहीं कि नेगेटिव है जो एक जुमला है उसको पॉजिटिव करके किस तरह से बोलना है, तो वो तबाह कर देते हैं। बिल्कुल सही। खुशगवार तरीके से भी ये तो कहा जा सकता था ना, अरे लगता है कि आप अपनी बीवी से तवील उम्र पावेंगे। यार कैसा मजेदार जुमला है। और किसी को कहना कि तेरी बीवी मर जाएगी, उन्हें मार चढ़ना है ना, किसी ने कहना तो रंडवा हो जाएगा, तबाह कर देना है ना। अगर उसकी समझ में आ भी गया थी बात, आ गई थी, जो कि नहीं है, वो आगे चलकर बड़ी तफसील से मैंने बयान किया है अपने कॉलम्स में, तो बड़े मोहब्बत से कहता है कि यार लगता है आप अपनी बेगम से तवील उम्र पावेंगे, बड़ी मौज मस्ती है यार, एक और मिलेगी, चलो भी मेरा ख्याल रह जाएगी, लेकिन कोई ना कोई तुसी इहनू पंगा जरूर पाओगे जिहड़ा होर लेके आओगे। मतलब थोड़ा सा गोल मोल भी तो करना यार। तो अपने इल्म फन के चक्कर में दूसरे को ज़हनी तौर पर तो तबाह न कर। जी सर, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा वाइंड अप की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं। ये जो कोरोना के चक्कर के अंदर इतना सारा जो है वो हम लोगों ने क्रिकेट मैच की तरह ही हम लोगों ने सारे डेथ टोल्स हम लोगों ने देखे हैं,
कि आज इतने बंदे फौत हो गए, आज इतने बंदे मर गए इटली के अंदर, अमेरिका के अंदर, और ये वो दूसरा तीसरा। हमें यहाँ पर पाकिस्तान में तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह का जो हमें खौफ नजर नहीं आया और हमने कुछ ज्यादा सीरियस भी नहीं लिया। लेकिन जब भी मीडिया बार बार ताबड़तोड़ इस तरह की चीजें करते हैं, और वो लोग जो कि बाकायदा उन ममालिक में बैठे हुए हैं या जिन्होंने बाकायदा इतनी अमवात देखी हुई है, वो कैसे जो है वो अपने आप को इस सारी चीज से जो है वो बचा सकते हैं। और अब तो हमें इस चीज का भी खर्चा कि जब बार बार हम जो है वो मुसलसल हाथ धोते हैं, मैं इवन के बाहर अगर ग्रोसरी करने भी जाऊं तो मुझे जो है वो बाकायदा जो है वो दस्ताने पहन के, मास्क पहन के, और किसी चीज को हाथ भी लगाऊं तो मैं उसी वक्त डिटॉल से साफ कर लेता हूँ। मोबाइल को अगर मैंने हाथ लगाया तो जब तक उसको अल्कोहलिक स्वैब से उसको जो है साफ ना कर लो, उसको मैं हाथ दोबारा नहीं लगाता। तो ये तो हमारे जो मेंटल हेल्थ के ऊपर कुछ ज्यादा उसका बुरा असर नहीं जो है वो होगा इस चीज का? क्या जी मजीद मौत से खौफजदा होते जा रहे हैं? बिल्कुल 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 नबील साहब, आपने बिल्कुल सही तरफ निशानदेही की। क्योंकि अभी तो ऑब्वियसली इतना बड़ा ये जो पेंडेमिक है उसमें सबसे ज्यादा तो ये खौफ लगा हुआ है कि जिंदा बचूंगा कि नहीं। अभी तो फिलहाल ये वाला खौफ है। तो ओके। ऑब्वियसली जब आप इस खौफ में पड़े हैं तो फिर आपको जो छोटे मोटे जो चीजें हैं ना कि ये मैं बार बार हाथ धो रहा हूँ या मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं बेचैनी हो रही है, वो शायद हम इस वक्त वो सारी चीजें दबी हुई हैं। बिल्कुल सही। तो ये जरूर अंदेशा है कि जब ये चीजें थोड़ा सा बेहतरी आएगी तो शायद ये चीजें और उभर के सामने आएंगी, ये कैफियत। और ओके। आप जब पोस्ट कोरोना उसके बाद फिर किस तरह की जिंदगी होगी और आपकी बाकी चीजों को कोप करने की किस तरीके से आप कर पाएंगे, वो बहुत इस बारे में प्रॉब्लम्स होंगे। आपकी पिछली वाली बात से जोड़ के इसको आगे चलते हैं। जो पिछली वाली बात आपने कहा ना कि बिजनेसमैन को क्यों मौत के पीछे इतना लगा होता है, तो बाज दफा कुछ लोग होते हैं ना, वो उनको चीजों को कंट्रोल करने में बड़ा वो होता है कि मैं हर चीज को, ये भी मैं कंट्रोल करूं, ये भी मैं कंट्रोल करूं। और उनके नजदीक फिर बाकी सारी चीजें आने के बाद फिर सिर्फ यही लग रहा होता है कि मौत जो है ना, एक वाहिद एक ऐसी चीज है जिसपे मेरा इख्तियार नहीं है, मेरा कंट्रोल नहीं है। तो वो वहां पे बाज दफा आपको ये जो एंजाइटी होती है ना, वो या आपको ये एक एहसास होता है कि वहां मेरा इख्तियार नहीं चल सकता, एक पावरलेसनेस वाली जो कैफियत होती है। तो उसकी वजह से भी आप मजाक मजाक में ही सही या वैसे भी आप चाहते हैं कि किसी तरीके से ये भी मुझे पता चल जाए तो शायद मैं इसको प्रोलॉन्ग कर लूं, या इस पे ये बार्गेनिंग हो रही होती है एक तरीके से कि जैसे कि ये नहीं तो मैं किसी तरीके से कंट्रोल कर लूं। अब यही अनसर्टेनिटी वाली जो कैफियत है वो इस कोरोना वाली कैफियत में भी एक तरीके की अनसर्टेनिटी है, क्योंकि आपका जैसे हमने बात की ना कि ब्रेन तो प्लान करता है, आपके पास जो चीजें मौजूद होती हैं चाहे माजी में या आगे के थ्रेट के बारे में, जो एविडेंस आपके पास मौजूद होते हैं उसके बुनियाद पे ब्रेन प्लान करता है और आगे की हिकमत अमली बनाता है। बिल्कुल अब सही। यहाँ तो सर हमारी सारी जी जी सर मलिक साहब, 1 अप्रैल को एक 30 मिनट का मेरा वीडियो मेरी टाइमलाइन पर पड़ा है डॉक्टर साहब। जी सर। जब ये कोरोना अपनी शिद्दत की तरफ आने लगा तो पहली प्रेडिक्शन जो थी ना वो मेरी इस हवाले से आई है कि मैं इस इल्म फन का माहिर नहीं, लेकिन मेरी सिक्स सेंस ये कहती है, ये लफ्ज यूज किया है, देख लीजिएगा जी। दौरे हाजिर का मुअर्रख जो है, माजी बईद का जितने भी वबाएं आई उसके मुअर्रखीन मौजूद हैं। कोई शख्स जिंदा मौजूद नहीं है जो बता सके कि वबाएं किस तरह से आई। मुअर्रखीन को हम पढ़ते हैं कि कंट्रोल किस तरह से हुआ, क्या नुकसानात हुए। ये जो वबा आई है ना, इसके बारे में प्रेडिक्शन करना इंतहाई गैर मामूली मुश्किल तरीन अमर है। आज जो हम जिस दौर में बैठे, आज के दिन जो टूल बना रहे हैं, मुमकिन है कल ये दुरुस्त हो, मुमकिन है हमें अगले टूल पे जाना पड़े। जिसको बेहतरीन टूल समझकर अपना लिया गया है, मुमकिन है आने वाले कल में ये टूल हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। इसलिए एक बात तयशुदा है कि कोरोना वाली जो जंग है ना, 1 अप्रैल को कहा था, जो अब भी मैं कह रहा हूं कि ये एक लंबी लड़ाई है जो इंसान ने इसके साथ लड़नी है, और फिर मुआशी एतबार से एक डेकेड पर मुश्तमिल है। वल्लाह आलम बिस्वाब। बिल्कुल सही। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात जो है वो इसलिए भी बेहतर है क्योंकि बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी भी इस चीज का जैसे आपने कहा ना कि कोई इल्म नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। प्लस इस चीज के बारे में लोगों का अभी भी बहुत सारे रिसर्चर्स का इस तरीके से भी है कि भाई आपकी आगे की जिंदगी ये नहीं है कि कोरोना फ्री होगी,
शायद आपकी आगे की जिंदगी इस तरीके से होगी कि आप किस तरीके से इस सारी सूरत हाल में रहते हुए कैसे आगे चल पाएंगे और जिंदगी कैसे गुजार पाएंगे। तो वो शायद आपको ही अडॉप्ट करना पड़ेगा उन सारी चीजों को। और यहाँ मैं थोड़ी सी गुजारिश पेश करूंगा कि इसी सिलसिले में हमारे इंतहाई मोहतरम एक बड़े जबरदस्त एंकर हैं, आजकल यूट्यूब पर बड़े पॉपुलर हैं। तो जब ये मेरे वीडियो सुना तो वीडियो सुनने के बाद उन्होंने कहा कि तू पैनिक फैला रहा है। मैंने कहा ये इसमें मेरी पूरी गुफ्तगू में कोई पैनिक वाली बात नहीं है। वो एक नजूमी ले आए, कोई नजूमी कहने लगा जी 15 मई को चले जाएगा। और मैंने कहा नजूमियों को तो छोड़ो, खुदा के बंदो। 31 दिसंबर को ये सारे मेरे आपके शो में मेरे साथ थे और किसी ने नहीं कहा कुदरती आफत आएगी, जबकि ये कोविड-19 है। इनको पता ही नहीं था कि कोविड-19 क्या है। 31 दिसंबर को भी इनको पता नहीं था कि कोई कोविड-19 की नाम की चीज है जिसकी बुनियाद पर ये आने वाली किसी आफत के बारे में प्रेडिक्शन कर देते। अब ये कोई कह रहा 15 को चले जाएगी, कोई कह रहा 20 को चले जाएगी, कोई कह रहा 30 अप्रैल को चले जाएगी। तो ये जब मैं लंबी लड़ाई की बात करता हूँ तो उसको ये बड़ी बुरी लगी और इस पर नजूमियों से उसने फिर डिबेट करवाई। तो नजूमियों के मैं और ये अपना किबला मोहतरम सैयद नबील तिरमिज़ी साहब सख्त खिलाफ है, इसलिए कि ये लोगों को तबाह बहुत करते हैं। खुदा की कसम टके के नहीं है, इसलिए कि जिस साथ में प्राइम मिनिस्टर पैदा होते हैं आज तक अपने घर में प्राइम मिनिस्टर नहीं पैदा कर सकते। जिस इनको डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ दे दो, इनको ये पता नहीं है बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ या बंदे का बच्चा पैदा हुआ, और ये बड़ी बड़ी छोड़ते हैं आकर। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ब्रिटनी स्पीयर्स मेरे से 2 घंटा बड़ी है। ब्रिटनी स्पीयर्स को सारी दुनिया जानती है, उसकी इस तरह छू करके करती है तो इतने सारे लाखों उसके लाइक्स आ जाते हैं। हमें कोई लाइक नहीं आते यार। तो ये बादशाह लोग हैं, ये बादशाहों बस इतना यार नजूमियों का बंदा क्या कह सकता है। अच्छा, मैं ना एक छोटा सा आपके साथ जो है वो वाकया शेयर करता हूँ कि मुझे जिंदगी में एक दफा जो है वो ये मसला हुआ कि मुझे बकायदा ना हर वक्त मंगलीक का नहीं मंगलीक वाले प्रोग्राम में हम उसको डिस्कस करेंगे। फियर ऑफ डेथ के हवाले से ना बड़ा बुरा हाल चल रहा है इस्लामाबाद में। पीटीवी की नौकरी कर रहे हो, बड़े अजीबो-गरीब किस्म के हालातों वाकया चल रहे, धरना अलग चल रहा, गाड़ी लेके नहीं जा सकते तो गाड़ी भी जाना चल रही है आहिस्ता करके। तो जनाब हर वक्त के यार इस वक्त मेरे साथ कुछ हो गया, मुझे हार्ट अटैक हो गया तो क्या होगा। फिर मेरे ज़हन में आया यार इस उम्र में हार्ट अटैक किसको होता है। फिर जनाब आ गया अगर मेरी गाड़ी इस वक्त किसी के साथ ठुक गई तो क्या होगा। तो अच्छा चलो यार ठुकेगी तो मैं ऑलरेडी 40 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ, कौन मुझे आगे ठुकेगा यार। तो वो जनाब को 2-3 दिन जो है ना यही सूरत हाल ड्राइविंग के दौरान जो है वो चलता रहा। और मैं कहूँ यार ये ड्राइविंग के दौरान ही मुझे इस तरह के ख्यालात क्यों आते हैं। और गाने वगैरह मैंने लगाए नहीं थे, कुछ इस तरह की चीज नहीं। एक दिन मुझे ज़हन में आया कि यार इस तरह करते हैं कि टायरों की हवा तो जरा चेक करें जरा। अच्छा जब टायरों की हवा चेक की तो जनाब जी किसी के अंदर 18 किसी के अंदर 24। और मैं कहा बेड़ा अगर ये तो टायरों की हवा जो है वो खराब हुई हुई है। तो मैं तो अनकंफर्टेबल इस वक्त फील कर रहा हूँ। हवा जनाब पूरी की, उसके बाद जनाब गाड़ी रवा दवा और जनाब सारे के सारे ख्यालात खत्म। और ये भी इनका वहम था, ये जो टायरों की हवा चेक की ना, ये भी इनका बाकायदगी से एक वहम था। एग्जैक्टली, यानी जो वक्ती तौर पर मुतमिन हुए होंगे। हाँ, एक ट्रिगर कर गई ये चीज कि यार ये जो एक सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर ये चीज जो बार बार अटैक कर रही है, क्यों कर रही है ये। तो इस तरह से बहरहाल ये हो जाता है। एंजाइटी की साइकोपामिस्ट्री में हम तारीफ ये पढ़ते हैं कि जिस वक्त किसी भी शख्स को जब वो एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है, डॉक्टर आपका इल्म वसी व अरीज है, हमारा तो महदूद सा है हाथों की लकीरों के हवाले से, साइकोपामिस्ट्री के हवाले से हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी शख्स के हाथ पर जब एंजाइटी डिसऑर्डर होने की अलामत पाई जाती हैं और वो एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है तो लम्हा मौजूद में जो हालात चल रहे होते हैं तो उनको जिम्मेदार ठहराता है कि मेरी बेचैनी, मेरे प्रॉब्लम्स और मेरे खौफ की वजह ये है। जैसे ही वो अपनी महसूस करता है कि जो फेज से निकलता है एंजाइटी के, तो वो समझता है कि वो वजह निकल गई तो मैं ठीक हुआ, जबकि उसकी वजह फेज एंजाइटी का होता है, वो टायरों की हवा कम ज्यादा नहीं होती। बिल्कुल सर। लेकिन इसमें बस यही होता है ना कि इस इंसान के जहन को एक चीज चाहिए होती है कि अच्छा बस यही तो चीज थी ना जिसकी वजह से वो सही हुआ। तो वो उसको एक तरीके से रैशनलाइज कर देता है। हाँ, रैशनलाइज कर देता है कि यही वजह है और वो निकल आता है।
अक्सर लोगों का बल्कि ये होता है कि अगर तकिया ठीक ना हो तो रात को उनको ऊट पटांग किस्म के ख्वाब और वसवसे आने शुरू हो जाते हैं, तकिया चेंज करते ठीक हो जाता मामला। ठीक है ना। अच्छा, एक जाते जाते जो है बिल्कुल जो है एक डॉक्टर साहब आपसे जो है मैं बात करना चाहूंगा कि जब हम जी फियर्स की बात करते हैं तो कुछ लोगों की जो है वो आदत होती है उस फियर से निकलने के लिए उसको ब्रेक डाउन करते रहते हैं, और इस हद तक ब्रेक डाउन कर देते हैं कि वहां पर जाके उनका फियर खत्म हो जाता है उसका। ठीक है, लेकिन मौत के केस के अंदर हम क्या इस तरह से ब्रेक डाउन कर सकते हैं चीजों का, इस खौफ का? देखें, खौफ का एक इंसान, हम इंसान जो है ना, वो खौफ और उम्मीद उसके बीच में हम चल रहे होते हैं। ओके। कभी थोड़ा सा खौफ हो रहा होता है, कभी थोड़ी उम्मीद हो रही होती है, और उसके ऊपर हमारी इल्म और लाइल्मी वो हमें कभी इधर और कभी उधर वो ले जाने की उसमें कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये तो एक तरीके का एक बैलेंस है जो कि एक कुदरत ने बना के रखा हुआ है, और हर इंसान की अपना जो शख्सियत है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। जहां तक मौत के खौफ की बात है ना, उस मौत के खौफ की जैसे हमने पहले बात की, मौत के खौफ के साथ बहुत सारे खौफ या अंदेशे जुड़े होते हैं। ये भी अनसर्टेनिटी, जो फियर ऑफ अनसर्टेनिटी है ना, फियर ऑफ अननोन है, वो इसके साथ ज्यादा जुड़ा होता है। उसमें मौत के अलावा अकेलापन या तन्हाई का खौफ उसके साथ साथ जुड़ा होता है। मौत के बाद आगे होगा क्या मेरा, उसका खौफ जुड़ा हुआ होता है। और जैसे मलिक साहब ने बताया कि एक वो जो एक प्रोसेस है, वो तकलीफ द प्रोसेस जो हम देखते हैं, तो उसकी वजह से भी खौफ जुड़ा हुआ होता है। तो इसको ब्रेक करने के लिए इन्होंने ये पैलिएटिव थेरेपी इन्होंने जरूर शुरू की है। अच्छा, ये मौत से पहले, या कुछ जैसे कुछ अमेरिका में और बाकी स्टेट्स में जैसे यूथनेजिया है, कि आप जो है वो यूथनेजिया लीगल है कि आप भले जो है वो अपनी जान ले लें या खत्म कर दें, तो वो भी एक चीज है ताकि वो उस खौफ को खत्म कर सकें किसी तरीके से। और ठीक है। बाकी पैलिएटिव थेरेपी में जिसमें यही समझाया जाता है या ये एक्सेप्टेंस दिलाई जा रही होती है कि अच्छा ठीक है, ये एक प्रोसेस है और चला जाएगा। लेकिन आई वुड से कि हमारे रिलीजन में इस हवाले से थोड़ा सा ये एक चीज है कि आपको काफी दफा यही शुरू से कहा गया है कि आप इसको याद रखें। अल्टीमेटली यू हैव टू गो, क्योंकि हम इन इटसेल्फ कोरोना वाली बात अगर हम करें तो हमें हर आज से कुछ चंद माह पहले हमें लगता था ना कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सभी मेरे हाथ में है, फिर वो चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो या कोई भी हो, कि सब कुछ मैं कर सकता हूँ। लेकिन वो चीज अब जैसे कुदरत ने एक तरीके से सिर्फ इस कोरोना की वजह से ही बता दिया है कि हमारी खुद की हैसियत क्या है, और हम क्या हमारे हाथ में है, और हम चाहते क्या हैं, करना क्या चाहते हैं। आई बिलीव के बहुत से लोगों को अगर इस खौफ वाली कैफियत में एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जब आप प्रिडिक्ट करते हैं ना फ्यूचर के हवाले से, आपको हर चीज के लिए कुछ चीज चाहिए, तो उसमें एक चीज जो बड़ा नुकसान हो जाता है वो ये है कि आपका जो एक दिमाग, आप खाली बैठ के जो सोच रहे होते हैं ना, जैसे नहीं कहते वो अब लेटली अगर आप देखें किसी से बैठ के बड़ा कम हो गया। हर कोई इंसान कहता है मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, हर चीज की एक दौड़ लगी हुई। अगर पहले आप देखें कि कुछ लोग बैठ के सिर्फ ऐसे बैठ के सिर्फ सोचा ही करते थे, तो इस तरह की खाली सोच की, मैं ये नहीं कह रहा कि शेख चिल्ली की तरह आप जो है वो जो कुछ अभी टिकटॉक पे लोग लगा रहे हैं उस कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो नहीं कह रहा मुर्गियों का फार्म खोलूंगा फिर आमलेट बनाऊंगा। वो नहीं, लेकिन आप अगर आगे किसी ने वो टिकटॉक नहीं मेरी देखी तो वो लाजमी देखे। तो इसलिए वो चीज रह जाती है जब आप इस तरह के खौफ में रहते हैं। बड़ा आदमी बनने के लिए जरूरी है कि बड़े आदमी के साथ किस तरह खड़ा होना है सीख जाएं, तो आने वाले दिनों में आप बड़े आदमी बन जाएंगे। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज मेरी तरफ से। आपकी तरफ से अल्लाह हाफिज। जनाब, जिस तरह हजरत अली का भी कॉल था कि मौत तो से खुद जो है वो जिंदगी की हिफाजत करती है, तो इसलिए इसके ऊपर जो है वो इससे क्या डरना। और मार्कस एरेलियस एक रोमन के बादशाह थे, उनका जो कहना था कि मौत से डरना भी कोई डरना है, असल तो चीज इस चीज से डरना है कि आपने अभी जीना सीखा ही नहीं, जीना ही शुरू नहीं किया। तो जनाब जावेद अकबर साहब बहुत शुक्रिया आपका, मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर खिदमत होंगे, हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।